हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन्स आईएएस अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम अपने संडे स्पेशल सेशन में जो कंडक्ट करने वाले हैं वो है आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्विज़। अभी तक हमने इसको 3 पार्ट्स में ऑलरेडी कवर कर लिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज जो हमारा होगा पार्ट 4 होगा, जिसमें हम अपने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बाद आगे के जितने टॉपिक्स होते हैं हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सोर्स आपके वही हैं, आपके जो इतने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हमने उनको यहाँ पे सोर्स मान के प्रिपेयर किया है। प्लस यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डाले गए हैं, 2010 से स्टार्ट किए हैं, सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कोशिश करी है कवर करने की। डिस्कशन मोड में रहेगा काफ़ी हद तक एग्ज़ाम, क्विज। आपको पता है आपको पार्टिसिपेशन कैसे रखना है। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है, आंसर टाइप करना है, चाहे वापस आके आंसर चेक करना है, बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना फाइनल स्कोर टाइप करना है। इस वाले सेशन में आपकी 15 क्वेश्चंस का सेट है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। पहला क्वेश्चन है, द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू, सेकंड इज लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड इज इंदिरा गांधी एंड द लास्ट इज मोरारजी देसाई। So you have to find the correct option. So let's see what is the answer. Answer here is A, which means जवाहरलाल नेहरू। बहुत इजी था, क्योंकि इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपको 9th शेड्यूल का ईयर पता है या फिर ये ही पता है कि कौन से अमेंडमेंट से वो ऐड हुआ था, हमारा डायरेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू पहुंचता है। आपका जो 9th शेड्यूल था ये आपका 1951 में ऐड किया गया था। ओके, और ऑब्वियसली बात है कि 1951 का पीरियड है, तो आपके जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे वही यहाँ उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में से ऐड किया गया था। और ये वही शेड्यूल है जिसके अंडर अगर किसी भी लॉ को डाल दिया जाए तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाती है। बेसिकली उस टाइम जिसका मोटिव था वो लैंड रिफॉर्म्स के तरफ को था, क्योंकि लैंड कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा था। उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरीके का स्टेप उठाया। बाद में जाके इसको काफ़ी बढ़ गया फिर बाद में। आपका आंसर जो है यहाँ पे वो जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग टू बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। आपको बताना है कि कौन से शेड्यूल के अंदर अगर आपका जो ट्राइबल लैंड को ट्रांसफ़र करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को, तो उसे नल एंड वॉइड कंसिडर किया जा सकता है। 3rd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 12th शेड्यूल। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि अगर आपको शेड्यूल्स भी याद हैं 12 के 12, तो आपके लिए ईजी हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। इसका आंसर होगा आपका 5th शेड्यूल। अगर आपको इतना भी पता है कि आपका जो ट्राइब से रिलेटेड बातें करी गई हैं वो 5th शेड्यूल में करी गई हैं, आपके लिए फिर यहाँ पे आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इजी हो जाता है, क्योंकि 12th शेड्यूल में आपका नहीं हो सकता है, 9th शेड्यूल अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका 5th शेड्यूल। क्योंकि आपका यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जैसे 3rd शेड्यूल है तो यहाँ पे आपकी ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड बात करी गई है। 9th शेड्यूल में आपकी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बात करी गई है। ओके, फिर आपका 12th शेड्यूल में आपकी म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड बात करी गई है। आंसर जो हमारा डायरेक्ट निकलता है अगर हम ट्राइबल एरिया से बात करें, आपका 5th शेड्यूल निकलता है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, with reference to the Constitution of India, which among of the following statement, consider the following statement. No high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. An amendment to the Constitution of India cannot be called into question by Supreme Court of India. Which among of the following is / are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. You have to find the correct statement. अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका अगर आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है तो इजीली हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया है। नो हाई कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड. An amendment to the constitution cannot be called into question by Supreme Court of the India. So let's see what is the answer. Answer here is D, which means neither 1 or 2. आपके दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, पहला स्टेटमेंट जो कहते हैं कि नो हाई कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, ये आपका गलत हो जाता है। ये उनको हाई कोर्ट भी ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि वो आपके स्टेट के रिस्पेक्टिव में होते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, वो भी आपके सेंट्रल लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट जो बोलते हैं कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आप
ये तो आपका वैसे भी काफ़ी प्लेन स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट दिख रहा है, क्योंकि आपका सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी अमेंडमेंट को भी आपका उसका रिव्यू कर सकते हैं। ओके, ऑल्दो ये पूरा इस तरीके से आपका एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन है, बट इम्प्लाइड आपका दिखाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है और आंसर हमारा नीदर वन नॉर टू आ सकता है। Next question, which if the President of India exercises power as provided under Article 356 of the Constitution of India, Constitution in respect to a particular state, then Assembly of State is automatically dissolved. Power of legislature of that state shall be exercisable by or under any authority of Parliament. Article 19 is suspended in that state. The President can make laws relating to that state. So you have to find the correct statement. सो द आंसर हियर इज बी, विच मीन्स आपका सेकेंड स्टेटमेंट इसमें ऑप्शन सही है। फिर से देखते हैं, इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्साइजेज पावर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356। अब ये बोल रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 के अंडर अपनी पावर्स को एक्साइज कर रहा है, सो इसमें से क्या आपके ऑप्शन में हो सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 356 किसकी बात कर रहा है। ये बात करता है आपके स्टेट इमरजेंसी की, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। ओके, सो पहला ऑप्शन असेंबली ऑफ स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिजॉल्व, नहीं, ये नहीं होता है, ऑटोमेटिकली डिजॉल्व नहीं होती है। दूसरा, पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्साइसेबल बाय और अंडर अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये होता है क्योंकि आपका वहाँ पे जो आपकी जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उसकी जो पावर्स होती हैं वो ऑटोमेटिक, वो क्या होगा, आपकी उसकी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास चलाती है। विच मीन्स अब पार्लियामेंट क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट में भी स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आपके लॉज बना सकती हैं उस स्टेट के लिए। तीसरा आपका गलत है, आर्टिकल 90 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, ये नहीं होता है। लास्ट भी आपका गलत है कि प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट, प्रेसिडेंट नहीं बनाता है, ये आपकी जो पावर हो जाती है, फिर ये आपकी लेजिस्लेचर की पावर आपके पार्लियामेंट के पास चल जाती है। तो आपका आंसर बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड एप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। आर्टिकल 14 एंड प्रोविजन अंडर 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 17 एंड DPSP इन पार्ट 4, आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटेड इन पार्ट 3, आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजन अंडर 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपको बताना है कि राइट टू प्राइवेसी आपका जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है, सो उससे रिलेट करके कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आइए, से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, सो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आंसर होगा इसका सी, बहुत ईजी था, क्योंकि अगर आपको पता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका आर्टिकल 21 के अंदर आता है, सो आपका डायरेक्ट आंसर आपका आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गारंटेड इन पार्ट 3 हो जाता है। ओके, सो राइट टू प्राइवेसी के इसके रिस्पेक्ट में बताना था ना कि इसके रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो सबसे सही स्टेटमेंट आपके आर्टिकल 21 है, क्योंकि आपका राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर आता है। Next question. Consider the following statement. The Parliament of India can place a particular law in 9th schedule of the Constitution of India. The validity of the law placed in 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. Which among of the following is slash are correct? One only, two only, both one or two, neither one nor two. So you have to find the correct statement. सो इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। सो एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट ही आपका 9th शेड्यूल में आपके किसी भी लॉ को डाल सकती है। दूसरा स्टेटमेंट जो था, वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। देखिए, अगर यहाँ पे ये बोलते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये काफ़ी हद तक सही हो सकता था, क्योंकि जो 9th शेड्यूल है उसका बनाया ही ये गया था कि वो आपका जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा, विच मीन्स आपका कोई भी कोर्ट उसमें जजमेंट पास नहीं कर सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में और वेरियस जजमेंट्स में बहुत बार ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एवरीथिंग कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो आपका कुछ भी नहीं है जो कोर्ट के रिव्यू से बाहर है, विच मीन्स आपका 9th शेड्यूल भी आपके कोर्ट के रिव्यू से बाहर नहीं है। सो आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि ये प्लेन स्टेटमेंट है, यहाँ पे ना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ना अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। सो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और आपका आंसर आ जाता है वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ? लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, people's responsibility to the government, liberty and civil rights. Select the correct answer using the code given below. 1 and 3 only, 1, 2 and 4 only, 1, 2 and 4 only, 1, 2, 3, 4. So you have to find the correct
फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। इससे पहले हमने एक और बार डिस्कस किया था रूल ऑफ लॉ, जब हमने पूछा था कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या सही है। सो यहाँ पे सिर्फ रूल ऑफ लॉ का पूछा है, रूल ऑफ लॉ का पूछा गया है। इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपका 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। सो देखते हैं, रूल ऑफ लॉ हमें पता है कि एविड डाइसी ने दिया था। ओके, सो जब उन्होंने रूल ऑफ लॉ दिया था, सो उन्होंने उसके कुछ फीचर्स बताए थे कि रूल ऑफ लॉ किस तरीके से होना चाहिए। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ बिल्कुल ठीक है। सो आपका जहाँ पे अब अगर आप यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि सेकंड वाला तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो जहाँ पे सेकंड नहीं है वो आपका आंसर नहीं होगा। सो आपका ए ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। अब जो आंसर होगा आपका 2 B C D में से होगा। 4 आपका तीनों में है, विच मीन्स आपका 4 आंसर होगा ही होगा। अब हमें जो दिमाग लगाना होगा वो होगा आपका 1 और 3 में, क्योंकि 2 और 4 तो आपके प्रॉपर हो चुके हैं। अब थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, याद करिए जो रूल ऑफ लॉ था एविड डाइसी ने दिया था। और जब एविड डाइसी जो था वो इंग्लैंड से था, वहाँ पे आपका क्राउन का रूल हुआ करता था। सो ये लॉजिक कहीं से ना कहीं से नहीं बैठता है कि वो पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट दिखाएंगे, और वो वैसे भी गवर्नमेंट की बात नहीं कर सकते हैं, और ये वैसे भी उल्टा स्टेटमेंट है। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट नहीं होता है। सो जहाँ पे आपका 3 होगा वो आपका आंसर से कटेगा। सो आपका डी भी कैंसिल होता है। 2 एंड 4 एंड 1, 2 एंड 4 में से आ जाता है। अब हमें देखना है लिमिटेशन ऑफ पावर। देखिए लिमिटेशन ऑफ पावर हो सकता है क्योंकि जब आपका रूल ऑफ लॉ होगा, विच मीन्स ये वर्ड से ही डिफाइन कर रहा है कि सिर्फ लॉ का रूल होगा। इसका मतलब क्या होगा, आपका पावर का जो होगा, पावर पे लिमिटेशन लग रही है, आपका पावर पे लिमिटेशन लग रही है, तो आपका सी वाला आंसर सही होगा, बी वाला भी कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट। आपको बताना है कौन सा राइट कंसिडर किया जाता है। ये भी आप हमारा पहले डिस्कस हो चुका है। पॉलिटी के जो लेक्चर्स ऑलरेडी चल रहे हैं हिमांशु सर के थ्रू, उसमें भी ये कई बार डिस्कस हो चुका है। आंसर होगा इसका सी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखिए बहुत बड़ा स्कोप होता है इन चीज़ों का। सबसे बड़े होंगे आपके पहले नेचुरल राइट्स। पहले हम सिर्फ राइट्स को समझ रहे हैं, नेचुरल राइट्स होते हैं। ओके, सबसे पहले फिर उसके बाद हम इसको इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएँ तो फिर हमारा जो वाइडर स्कोप में आएगा वो आएंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में। तो जितने भी राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन दिए गए हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आ जाएंगे। इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर आपका एक पार्ट है जो फंडामेंटल राइट्स कंसिडर किए जाते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर का ही आपका एक पार्ट है जो फंडामेंटल राइट्स होगा। ओके, सो सारे फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो सकते हैं। सारे फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं क्योंकि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ओके, ये याद रखिएगा। फिर आपके लीगल राइट्स होते हैं जो लॉ के थ्रू हमें मिल रहे हैं। सो जो इसमें आपका आंसर होगा कि जो आपका राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। सबसे जो सही आंसर होता है, हमें वो देखना होता है कि सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। सो वो आपका होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5-member बॉडी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड द बाई इलेक्शंस। Election Commission resolves the dispute relating to the splits and merger of recognized political parties. So which among of the following is slash are correct? 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, 3 only. So you have to find the correct statement. Let's see what is the answer. So the answer here is D, which means 3 only. So आपका सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है। ये आपका 5-member बॉडी नहीं है, मल्टी मेंबर बॉडी में कंसिडर किया जाता है। चेंज होते रहते हैं, कभी एक होता है, कभी 3 हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। सो 5-member बॉडी नहीं है बट ओके। दूसरा, यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है आपकी वो डिसाइड नहीं करती है आपके जनरल इलेक्शंस हो गए या बाई इलेक्शंस हो गए। होम मिनिस्ट्री कहीं दूर दूर तक डिसाइड नहीं करती है। सो आपका ए आंसर नहीं हो सकता, आपका बी नहीं हो सकता, आपका सी नहीं हो सकता, आपका आंसर होगा डी। क्योंकि तीसरा बिल्कुल ठीक है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आपके स्प्लिट और मर्जर से रिलेटेड जितने भी आपके डिस्प्यूट्स हैं, याद रखिएगा यहाँ पे रिकॉग्नाइज पार्टी वर्ड लिखा है बट इनका करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन का इसलिए इतना डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी कई सेशंस में डिस्कस कर दिया है ये ऑलरेडी करंट अफेयर्स के। आई होप आप लोगों ने वहाँ पे इससे कवर कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया implies a power of judiciary to pronounce upon constitutionality of laws and executive orders, the power of judiciary to question the wisdom of law enacted by legislature, the power of judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to by the president.
Power of judiciary to review its own judgment given earlier in similar or different cases. So you have to find the correct statement about the judicial review. So the answer here is A, which means पहला statement सही है. So एक एक करके इनको पढ़ते हैं. पूछ रहे हैं ये कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपका जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है. पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. सो बेसिकली यही तो होता है जुडिशियल रिव्यू के, वो आपका जितना भी जो लॉज हैं और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करता है. जुडिशियल रिव्यू यही तो होता है. सो जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज़ को चेक करेगा आपका यहाँ पे जुडिशरी. तो वो आपका जुडिशियल रिव्यू होगा, इसलिए आपका पहला आंसर ठीक है. दूसरा गलत क्यों है. द पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर. अगर दूर थोड़ा हम इस अगर पहला वाला ऑप्शन में नहीं होता तो काफ़ी हद तक ये भी सही हो सकता था. विजडम ऑफ द लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, बट यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ करें हैं ना ये आपके काफ़ी हद तक एक्यूरेट नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमारा बी ऑप्शन में नहीं हो सकता था. पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट बिफोर दे आर असेंटेड टू प्रेसिडेंट. नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इतना सारा तो कर ही नहीं सकती है जुडिशरी. और ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर वैसे भी नहीं आता है कि जुडिशरी जितने भी लेजिस्लेचर लॉ बना रही है उन सबको आपका चेक करे जब वो प्रेसिडेंट के असेंट पे जाए उससे पहले. तो इतना नहीं हो सकता है. और लास्ट आपका ऑप्शन में नहीं होगा कि अपने ही जजमेंट्स का रिव्यू करना. ओके, ये आपका जुडिशियल रिव्यू होगा. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर होगा ए. Next question, which among of the following are not necessarily the consequences of proclamation of president's rule in a state? Dissolution of state assembly, removal of council of ministers in the state, dissolution of local bodies. So you have to find the correct 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1 to 3 only. So आपको president rule के बारे में आपको बताना है यहाँ पे. आंसर होगा इसका बी, विच इज़ 1 and 3 ओनली. सो दोबारा से देखते हैं. ये बोल रहे हैं कि अगर आपका प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लग जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. नहीं हो सकते हैं. नॉट नेसेसरीली द कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे. ठीक है. सो आपका पहला था कि डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. ओके, सो आपका नेसेसरीली पूछे तो ये आपका आंसर में नहीं होगा. दूसरा, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, हाँ ये आपका नेसेसरीली में आ जाएगा, तभी तो यहाँ पर आपका फिर प्रेसिडेंट रूल आपका इनैक्ट होगा. तीसरा, डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज़, नहीं ये नहीं होता है. सो आपने देखा भी होगा कि जब भी किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है सो आपका लोकल बॉडीज़ का डिसोल्यूशन तो कहीं दूर दूर तक नहीं है. सो आपका नॉट नेसेसरीली पूछा था. सो अगर आपको पता है कि 2 वाला आपका नेसेसिटी में आता है तो आपका ए गया, आपका सी गया, आपका डी गया, आपका आंसर हो जाता है 1 and 3 ओनली. सो ये हो जाएगा आपका आंसर. प्रेसिडेंट रूल अभी आगे सेशंस में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा सेक्रेटरीट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. कौन आपका कस्टोडियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? सो इसका आंसर होगा आपका डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम? कथा उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, मुंडका उपनिषद. आपको बताना है कौन से किस में से लिया गया है ये. सो इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स आपका जो मुंडका उपनिषद है उसमें से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज with consent of all state, with the consent of majority of the state, with the consent of states concerned and without the consent of any state. आपको बताना है कौन से उससे आपका पार्लियामेंट अगर आपका इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाती है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा. आंसर होगा इसका डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करना है. सो यहाँ पे जो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट की कंसेंट के बिना भी इसे बना सकती है. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज? एम्पिरिकल लिबरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म. तो आपको बताना है कार्ल मार्क्स ने कौन सा आपका मेथड यूज़ किया था जो उन्होंने क्लास स्ट्रगल के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था जिसके थ्रू. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके और आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं. सो आप देख सकते हैं कि कितने इजी हो जाते हैं अगर आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत भी पता है कि कौन से मेथड यूज़ करते हैं. आंसर होगा इसका डी,
डायलैक्टिक मटीरियलिज्म। देखिए डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता था, क्योंकि ये तो आपका बेसिस ऑप्शन है। फिर आपका डायलैक्टिक मटेरियलिज्म जो है ये आपका आंसर में होता है। इसी मेथड का यूज़ करते थे कार्ल मार्क्स, करा था कार्ल मार्क्स ने, जो क्लास स्ट्रगल को उन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। अपने फाइनल्स को लिखना मत भूलिएगा, 15 में से कितने आए, कितने स्किप करे, कितने गलत हुए। आपके अगर कोई क्वेरीज हैं आप उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप मैं थोड़ा बहुत आपको पिक्चर क्लियर कर पाई हूँ कि किस तरीके से आपका एग्जाम का पर्सपेक्टिव होता है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और आपकी पॉलिटी कैसी चल रही है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।